नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी के गठन के बाद एक्सपर्ट के साथ चर्चा और 191 दिनों के रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट सौंप दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। 191 दिनों में ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। 18,626 पेजों की ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी दिनों से चर्चा की जा रही थी, उस पर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने आज ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जो लगभग 191 दिनों में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी और आज ये रिपोर्ट सौंप दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 191 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार की गई और आज वो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट कुल 18,626 पेजों की है। 2 सितंबर 2023 को इसके गठन के एक्सपर्ट के साथ चर्चा और 191 दिनों की रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है। दरअसल लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी कि साझा मतदाता सूची पर ध्यान खींचती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आज ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो तैयार की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है पंकज? बिल्कुल बेशक, देखिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपॉइंट किया गया था। उसके साथ ही जो इसमें तमाम जो मेंबर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद और एनके सिंह और सुभाष सिंह कश्यप और हरीश साल्वे और संजय कोठारी इसके मेंबर थे। स्पेशल इन्वाइटिंग तौर पे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नीतीश चंद्रा, तमाम लोगों ने अब कहीं न कहीं जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और रिपोर्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो बातें जो निकल कर आ रही है उसमें बात की जाए तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किन किन प्रावधानों को रखा जाएगा उसको लेकर चर्चा हुई है। किस किस जगहों पे किन किन इलेक्शंस को रखा जाएगा, क्या नगर निकाय चुनाव भी इसमें होंगे, विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव भी होंगे और लगातार जिस तरह से तमाम चुनाव हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर कैसे रखा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो रिपोर्ट है जो तमाम कमेटी ने तैयार की थी वो रिपोर्ट अब कहीं ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। अब इंतजार करना पड़ेगा जब रिपोर्ट को पूरी तरह से राष्ट्रपति पढ़ ले और उसके बाद उनका क्या मत होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे खबर पर भी आपका रुख करेंगे। चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं और इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की आज बैठक होगी। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर लिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ सीईसी राजीव कुमार ही हैं।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो आज बैठक होने वाली है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है पंकज? बिल्कुल बेशक देखिए, चुनाव आयोग को नियुक्ति को लेकर लगातार जो बैठक का दौर है वो चालू होगा। करीबन 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है, जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा स्पेशल जो एक और केंद्रीय मंत्री जिसको अपॉइंट प्रधानमंत्री करेंगे, वो 3 सदस्यीय जो टीम है वो अब कहीं ना कहीं जो 2 चुनाव आयुक्त है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनको नियुक्त करेंगे। अगर बात की जाए तो कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है, और जो महत्वपूर्ण जो नाम निकल कर आ रहे हैं, जो करीबन 6 नाम भेजे गए हैं, जो कमेटी के पास 6 नाम भेजे गए हैं चयन कमेटी की तरफ से। उसमें जो नाम है, ईडी के पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा का नाम भी भेजा गया है। साथ ही साथ सीबीडीटी के पूर्व प्रमुख पीसी मोदी, उनका भी नाम भेजा गया है। एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता, जो आईएएस रहे हैं, आईएएस राधा एस चौहान का नाम भी इसमें है। और सूत्र बता रहे हैं और जेबी महापात्रा और दुर्गा शंकर मिश्र, इन 6 नामों को लेकर चर्चा हुई है। अब ये देखना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चयन कमेटी जब बैठेगी, उसमें 2 नामों को लेकर फाइनलाइज करना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। और इसके अलावा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे, उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृह मंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे।
अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप, और उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग। आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो। यह मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कृपया इसको, मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी अगर वहां पे? चलिए अब सीधा लिए चलते हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, ज्ञान सागर सिंह जी, त्रिवेणी राम जी, राम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक अनीता कमल जी, पूर्व विधायक संजू देवी जी, कपिल देव वर्मा जी, मिथिलेश तिवारी जी, रमाशंकर सिंह जी और भारी संख्या में अंबेडकर नगर जनपद से उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत
एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए, यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। ये 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों और भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए, ये जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी
के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष से जब से प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं, तो आज परिणाम आ रहा है। बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरपट विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान मजदूर पंचायत का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली के सीमाओं से सटे हुए बॉर्डर के इलाकों में जैसे गाजीपुर, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर पर पुलिस तैनात की गई है। बता दें कि किसान मजदूर पंचायत को लेकर गाजियाबाद पुलिस के 3 कंपनी, पीएसए और करीब 200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा जवानों को भी तैनात किया है। लेकिन किसान रोड के बजाय ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के विजुअल भी वायरल हो रहे हैं। तो किसानों की महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तमाम फोर्स तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि किसान ट्रेनों के माध्यम से रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं, जहां पर किसानों की महापंचायत की जा रही है। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने कहा है कि किसानों ने दिल्ली आना शुरू कर दिया था और किसानों की महापंचायत को देखते हुए उन्हें बस उपलब्ध कराई गई हैं। ये कल शाम से ही आना चालू हुए थे। बंगला साहिब और रकाबगंज दोनों पे आके रुके थे। अराउंड 2000 के लगभग लोग रहे हैं। इनको ऑर्डरली मूवमेंट और इनको असिस्टेंस देने के लिए हमने बसेज भी प्रोवाइड की हैं, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से रामलीला में राउंड जाने के लिए। और काफ़ी किसान हैं वो ओल्ड एज के भी हैं, तो उनको चलने में समस्या भी आती है। तो इसको देखते हुए हमने अपनी तरफ से ही उनको पुलिस असिस्टेंस के रूप में बसेज दी हैं और ऑर्डरली मूवमेंट के लिए हमने अपने स्टाफ भी इसके अंदर लगाया हुआ है, ताकि किसी को मूवमेंट के अंदर कोई समस्या ना आए, ना आम जनता को समस्या आए ट्रैफिक मूवमेंट में, और ना ही जो प्रदर्शनकारी आए हैं उनको मूवमेंट के अंदर या रास्ते के अंदर कोई समस्या है। और किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस मामले में डीआईजी अपर सीपी और शिवहरी मीना ने कहा है कि सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम किसान नेताओं से बात भी कर रहे हैं और यातायात को सुचारू रखा गया है। जो दिल्ली कूच का आह्वान है उसके तहत हमारे सभी बॉर्डरों पर हमने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। साथ ही साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके नेतृत्वकर्ता हैं, उन सब से भी वार्ता निरंतर हमारी जारी है। हम लोग सकारात्मक परिणाम की तरफ हैं। साथ ही साथ आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को भी इंश्योर करवा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहे और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।